हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। रीड सीरीज़ में आज हम मॉडल पेपर 4 की बात करेंगे। अभी तक मैंने टोटल 3 मॉडल पेपर हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनको देखें और कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर कैसे लग रहे हैं। तो आज के जो मॉडल पेपर हैं उसमें सभी क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही मैंने तैयार किए हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन है, साथ ही साथ टीचिंग मेथड से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने बाकी स्टूडेंट से भी, अपने बाकी फ्रेंड से भी इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व कमेंट करके मुझे बताएं कि बनाए गए क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे लगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके है कि लकड़ी का एक टुकड़ा द्रव की सतह पर तैरता है। जब हम अंगूठे से उस लकड़ी के टुकड़े पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो लकड़ी का टुकड़ा अचानक से ऊपर की तरफ क्या करता है, उठने लगता है। कि मैंने भाई उसको प्रेस किया तो वो क्या करेगा, ऊपर उठेगा। तो ये बल कौन सा होता है? क्या ये बल घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उत्प्लावन बल है या पेशीय बल है? तो आपका आंसर क्या होगा, ये कौन सा बल होता है, आप मुझे ये बताइए। तो इसमें हमें पता है कि पानी की सतह में ऊपर की तरफ जो बल लगता है, जो चीज़ों को ऊपर की तरफ फेंकता है, वो कौन सा होता है, उत्प्लावन बल होता है। तो आंसर होगा इसका उत्प्लावन बल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा है, कि हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन बनता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है विटामिन डी। विटामिन में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो विटामिन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जंतु में मेल गैमेट की संख्या फीमेल गैमेट की संख्या से ज़्यादा होती है। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ युग्मक आएगा कि मेल गैमेट ज़्यादा होते हैं, स्पर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एग आपके लिमिटेड होते हैं, 1 या 2 होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? कि शुक्राणु ज़्यादा समय तक जीवित रहें, मादा युग्मकों फीमेल गैमेट को व्यर्थ नष्ट होने से बचाया जा सके, इससे फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, या सभी कारण? तो देखो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये है थर्ड, कि ज़्यादा मेल गैमेट इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ट्रांसमिट होकर फीमेल तक पहुँचना है और इस दौरान बहुत से क्या होते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा होने से फर्टिलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आंसर इस निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि 30 न्यूटन का कोई बल, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ बल है, 5 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो इसका त्वरण क्या होगा? एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, आपको फोर्स गिवन है, आपको मास गिवन है। तो हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला क्या होता है, F=ma। सभी को पता है भाई ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो ए हमें फाइंड करना है, तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F में m हो जाएगा। और हमें पता है F हमें दे रखा है 30 और मास हमें दे रखा है 5, तो आंसर विल बी 6। यहाँ पर 2 सेकेंड आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कोई यहाँ पर कोई इसका रोल नहीं है। तो आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका पर्टिकुलरली आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात, कि किसी भी वस्तु को दी जाने वाली ऊष्मा जो हम उसको हीट देते हैं वो किस पर डिपेंड करती है, कि उसको हीट कितनी देनी चाहिए। वो हीट उसके पर्टिकुलर द्रव्यमान पर, कि भारी है या हल्की है। दूसरा, उस द्रव्यमान पर उस पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा, पदार्थ की प्रकृति और उसके हुई ताप की वृद्धि में, या फिर इन तीनों चीज़ पर। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दो, इसको पूरा सोचो कि हम पर्टिकुलर जो हीट देते हैं, मान लिया हम कोई भी बर्तन गर्म कर रहे हैं तो हम किस किस चीज़ को देखेंगे। पहली बात, द्रव्यमान तो इफेक्ट होगा, भारी चीज़ें को गर्म होने में टाइम लगेगा और हल्की चीज़ को गर्म होने में टाइम नहीं लगेगा, कम। नेक्स्ट, ताप वृद्धि में कितना है, कुछ जल्दी को बहुत कम टाइम में ही क्या होती है, वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और पदार्थ की प्रकृति पर, कि किससे मिलकर वो बना है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर आपके करेक्ट होगा कि इन तीनों ही चीज़ों पर ये डिपेंड करता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो देखो ठोस अवस्था में नॉर्मली विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं हीरा की, आयोडीन की, सोडियम क्लोराइड, इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या होगी, आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। आयोडीन में भी ऐसे होगा। और हीरा तो हमें पता ही है विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि यहाँ फ्री आयन नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत धारा को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो एक्सरसाइज करने का थकान से क्या रिलेशन है, क्यों महसूस होती है हमें? सक्सिनिक अम्ल के इकट्ठा होने से, नेक्स्ट बात करें लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से, पायरुविक अम्ल के इकट्ठा होने से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी ने कोरी साइकिल पढ़ा होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कि जब मसल्स तक अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंच पाती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है, तो जो बाई प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था कि भाई पर्टिकुलरली बाई प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, CO2 और H2O बनना था। तो CO2 और H2O ना बनकर बाई प्रोडक्ट बन जाता है वहाँ पर लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर मसल्स वगैरह को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो यहाँ पर आंसर होगा लैक्टिक एसिड यहाँ पर बन जाता है। वहाँ पर होता तो एरोबिक ही है लेकिन वहाँ पर वो एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि ऑक्सीजन वहाँ पर एब्सेंट नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन जितना अमाउंट चाहिए उतना नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोशिका कला किसकी बनी होती है। भाई हमें पता है हर एक सेल है, हमें पता है ये पर्टिकुलर सेल है और सेल के चारों तरफ क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जिसे हम बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। ध्यान रखना यहाँ पर प्रोटीन भी होता है और लिपिड भी होता है। और इसके लिए जो मॉडल दिया गया है वह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इन सभी बातों को आप ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज कि आनुवंशिक संदेशों को स्थानांतरित करने वाली लंबी श्रृंखला के जो अणु है वो किससे मिलकर बने होते हैं। पहली बात तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो आप सभी को पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है भाई, DNA और RNA। ठीक है, मेन काम किसका है भाई, DNA का। और DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड किसके पॉलीमर होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है भाई, नाइट्रोजन बेस होते हैं मैडम, यहाँ पर शुगर होती है जो कि पेंटोज शुगर होती है, प्लस यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये तीनों चीज़ मिलकर क्या बनाती है, आपके एक न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अणु किससे मिलकर, अब जैसे आप बोलोगे गुणसूत्र इसमें क्या है, तो इसने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि वो किसके पॉलीमर होते हैं, वो ये पूछ रहा है। तो गुणसूत्र तो नहीं है ना, वहाँ पर पॉलीमर पूछा है, वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं DNA और RNA, और DNA फिर क्रोमोसोम के ऊपर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की कि पादप वृद्धि हार्मोन जिब्बेरेलिन किससे निकाले जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, जिब्बेरेलिन को हमने जिब्बेरेलस जो कवक है, जो फंगस है, उससे हमने इसको प्राप्त किया था। तो इसका आंसर होगा कवक। नेक्स्ट आता है कि केंद्रक के अलावा किन कोशिकांगों में अपना DNA होता है। ये कोशिकांगो होगा और ये केंद्रक होगा। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान रखना। देखो केंद्रक, ये जो पर्टिकुलर केंद्रक है इसमें तो न्यूक्लियस होता ही है, साथ ही साथ दो ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिसमें खुद का DNA होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी इसीलिए कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में खुद का DNA भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसोप्रेसिन हार्मोन की अधिकता से क्या होता है। पहली चीज़ तो ये हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला रीजन है वहाँ से ऑक्सीटॉक्सिन और वेसोप्रेसिन ये दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। बात करें ये काम क्या करता है, ये काम करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जो भी पानी है उसको पुनः अवशोषित करवाता है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, यूरिन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है और इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें यूरिन बार बार आता है। इसको बहुत अच्छे से आप टिक कर लेना, याद कर लेना। और जो शुगर बढ़ जाती है, जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो कि इंसुलिन की कमी से होती है, वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। और वेसोप्रेसिन की अधिकता से जो होता है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अच्छे से ध्यान रखना है इसको। नाउ नेक्स्ट 13th क्वेश्चन कि थर्मोमीटर के अंदर किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको लाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। ये होता है सिलीनियम, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि सिलीनियम है उसको हम एज ए ऑप्शन ऑफ मरकरी यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि केवल सोडियम और पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील हैं। पोटेशियम गुणों की तुलना में सोडियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कि यहाँ पर आपके सोडियम व पोटेशियम साबुन ही पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन से। एक और क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ले लिया है कि विटामिन ए, डी और सी का नाम क्या होगा। तो आपको सभी विटामिन के अच्छे से नाम याद होना चाहिए। मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर विटामिन अच्छे से डाल रखे हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट के अंदर सारे के सारे विटामिन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो विटामिन ए जो होता है वो होता है आपके विटामिन जो ए होता है वो होता है आपके रेटिनॉल। तो आपके फर्स्ट में और सेकंड में ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, रेटिनॉल भाई फर्स्ट में भी है और सेकंड में। दूसरा है विटामिन डी। तो हमें पता है विटामिन डी कौन सा होता है, कैल्सीफेरोल होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनने वाला विटामिन है, जिसमें सनलाइट का भी रोल होता है। और विटामिन सी आप सभी को पता है क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, कि रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल एंड एस्कॉर्बिक। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल का सीधा सा आप WBC याद रखो। W मतलब वाटर, B और C आपके हो जाएंगे विटामिन। विटामिन B और C क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, और इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो होते हैं फैट सोल्यूबल। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 16th क्वेश्चन की, कि किसकी 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। कि जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है फैट से, ठीक है। फैट के 1 ग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा किलो कैलोरी होती है। और सबके किलोग्राम में कितनी एनर्जी होती है ये भी आपको ध्यान रखनी है, उसकी जो अमाउंट है वो भी आप उसका ध्यान रखना। फिर है हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः किसके होते हैं। तो हड्डियों को कठोर बनाने वाले जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, नॉट सल्फेट। ध्यान रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है और वहाँ पे मैग्नीशियम होते हैं, और उसके फॉस्फेट वो हड्डियों को क्या बनाते हैं, कठोर बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कि आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। तो इनमें से ये जो फोर्थ है कि ये, तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा, जो कि इसका कमेंट नहीं है, बाकी सारा इसके अंदर होगा। नाउ नेक्स्ट है पर्वलीय जो दर्पण है उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जो पर्वलीय हैं जिनकी साइज़ अलग होती, उनका उपयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में, जो कि रोशनी को बहुत दूर तक डाइवर्स कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दर्पण विशेष के सामने खड़ा होने पर, ये पर्टिकुलर कोई मिरर है, इसके पर्टिकुलर ये कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, उसको अपना सिर और शरीर तो वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। भाई सिर तो छोटा दिख रहा है और टांगे उसको वास्तविक आकार की दिखाई दे रही है। तो दर्पण के अंशों की शेप कैसी होगी। भाई सिर जो है, पहले सिर की बात की तो सिर वो क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो हमें पता है कौन से दर्पण के अंदर छोटी चीज़ें दिखती है। तो हम सबको पता है भाई उत्तल दर्पण के अंदर छोटी चीज़ें दिखती हैं और अवतल के अंदर हमें कोई भी चीज़ दिखती है बड़ी। फिर उसने नीचे लिखा है टांगे वास्तविक आकार की। तो हमें पता है भाई
उत्तल में तो छोटी दिखती हैं, अवतल में बड़ी दिखती हैं और समतल में जैसी है वैसी ही दिखती है, जितना उसकी शेप होगी वैसी। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन होगा समतल, तो ये इसका आंसर होगा सेकंड, उत्तल और। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, उनका उपयोग हम जाली दस्तावेजों का पता लगाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होगा, मुक्त अंत वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि किसी बैरल को समतल पृष्ठ पर सब प्रकार तुलना लोड करना आसान होता है, ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकना होता है, केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं, और यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। ओपन एंडेड, जिसमें हमारी थिंकिंग काम करेगी कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है ओपन एंड वाला क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर होगा कि यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को बल देना चाहिए। भाई विज्ञान शिक्षा पर बल देना क्यों चाहिए, इसका रीजन ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला है कि कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। हाँ भाई ये तो है ही कि हमें जो पर्टिकुलर जो हमने पढ़ा है वो पर्टिकुलरली हमारे काम भी आना चाहिए, बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने में, या शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञान आधार को बढ़ावा देने पर। अब आप खुद सोचिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस पे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेगा। भाई साइंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, नैतिक मूल्यों की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, सामाजिक विषमताओं की हम बात नहीं कर रहे। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर कि जो हम साइंस हम पढ़ रहे हैं उसे हमें बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि हमारा इसका उपयोग हम कर सकें, हमारे काम आ सकें। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को प्रभावी नीति मानने का कारण क्या है कि रोल प्ले टेक्निक अपनाई जाती है। अब ये रोल प्ले क्यों अपनाते हैं, इससे छात्र की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा मिलता है, यह अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, या इसके अंदर छात्र सक्रिय भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते हैं। तो आई थिंक आपको ये ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें फोर्थ जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हमें लग रहा है, रोल प्ले से रिलेटेड। भाई रोल प्ले करेगा पर्टिकुलर छात्र, खुद उस चीज़ को करेगा, अपनी उसकी खुद की सक्रिय भागीदारी उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है, कि इनमें से हम कौन सी चीज़ नहीं करेंगे और बाकी सब करेंगे। तो वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, हाँ जी मैडम करेंगे। डिज़ाइन बनाना, भाई डिज़ाइन बनाना कोई आर्ट की क्लास तो है नहीं, तो डिज़ाइन बनाना इज़ नॉट करेक्ट आंसर। मॉडल बनाते हैं हम साइंस के अंदर, और प्रयोग के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो सेकंड जो आंसर है वो इसका हो जाएगा। आपको पेपर में सभी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैंने पहले भी कहा है। ऐसे नहीं है कि 30 के 30 क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे और 30 के 30 ही बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मॉडरेट मिलेंगे। शिक्षण विधियों में भी कुछ क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन कर रखी है, वहाँ पे आपके नंबर नहीं भी बन रहे हैं, तो इस बात से ज़्यादा आप परेशान मत होना, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा है कि आपको हर चीज़ आए। कई पेपर बहुत टफ बनाते हैं, कई पेपर मॉडरेट बनाते हैं, तो आप उनको सॉल्व करो, लेकिन डिप्रेशन में मत जाओ। आपका सिलेबस रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको पढ़ो। नेक्स्ट है, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। किस लिए भाई आकलन को बल क्यों देना चाहिए हमें? प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, साफ व स्पष्ट आरेख बनाने की योग्यता पर, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर, या संक्षिप्त परिभाषा और सही उत्तर पर। भाई आकलन भाई हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तो दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तो आप क्या करोगे? उन पे ध्यान नहीं दोगे, उन्हें रोक दोगे, उनकी समस्या का तुरंत प्रभाव डालोगे, वो हल निकालोगे, या फिर उन्हें कक्षा के बाद मिलने को कहोगे? तो अगर आप शिक्षक होते तो क्या करते? आपको तीसरे और चौथे ऑप्शन के अंदर थोड़ा
कन्फ्यूज़न लगेगा कि हाँ भाई थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन हम शिक्षण कार्य में मग्न हैं, हम किसी टॉपिक को समझा रहे हैं और बच्चे बातचीत कर रहे हैं, तो अब उसी समय हम उसका अगर टॉपिक करेंगे तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे ना, कि भाई हम उनको तो उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करने लग गए, तो जो हमारा टीचिंग का जो फ्लो था वो क्या होगा, टूट जाएगा, हम उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे कि क्लास के बाद में आपको इसके बारे में बताएंगे और अपनी टीचिंग जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने चाहिए। जो कल्चरल एक्टिविटी होती है वो हमें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? क्योंकि इससे क्रिएटिविटी का अवसर मिलता है, सृजनात्मकता बढ़ती है बच्चों में, समय व्यतीत करने का अवसर मिलता है। ये तो देखो हमेशा नेगेटिव आंसर तो आप क्रॉस ही कर देना। तीसरा, इससे विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास होता है। हाँ, हो सकता है। और इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। देखो, अनुशासन कल्चरल एक्टिविटी से कहीं पे भी कोरिलेट नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 आपको कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्रिएटिविटी, कल्चरल प्रोग्राम में सब कुछ आएगा, संस्कृति भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ आएगा। वो हमारे कल्चर से भी रिलेटेड हो सकता है। हम क्या वेस्टर्न कल्चर है उसको भी हम वहाँ पर पर्टिकुलरली उसका भी प्ले कर सकते हैं, उसका भी डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर जो भी पर्टिकुलर बच्चे की क्रिएटिविटी है उसको शो करने का बच्चों को क्या मिलता है, यहाँ पर अवसर मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा करता है। जिसमें नियम की बात करते हैं, नियम के बाद में फिर हम मतलब सामाजिक मिलकर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर समूह चर्चा इज द करेक्ट। जो हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं उनमें हम सभी चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट है 30, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है। भाई मैं उसको पर्टिकुलर रोटेशन पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं कौन सी सबसे अच्छा मेथड हम यूज़ करूँगी? मैं गतिविधि आधारित शिक्षण दूंगी, करके दिखाऊंगी उसको, भाई इस तरीके से घूर्णन होता है, ऐसे दोलन होता है। मैं उसको उदाहरण ही दूंगी, मैं उसको प्रदर्शन करूँगी या चर्चा करूँगी। तो यहाँ देखो, प्रदर्शन और गतिविधि आधारित कहीं ना कहीं आपको लगेगा एक ही है, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कोई एक्टिविटी करेंगे, है ना, वो हम जो प्रयोग कर रहे हैं ना वो करेंगे हम। तो यहाँ गतिविधि आधारित शिक्षण यहाँ पर होगा। तो ये थे आपके मॉडल पेपर 4 के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। मैंने हार्ड क्वेश्चंस भी लिए, मैंने सिंपल क्वेश्चंस भी लिए, और मैंने टीचिंग मेथड में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। और ये टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे भी गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप सभी को कैसे लगे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय एवरीवन।